गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सभी? और आपकी ऑनलाइन क्लासेस में जो क्वेरीज थी आई होप वो सभी क्लियर हो गई हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हमारी हुई थी उसमें सभी बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो सभी बच्चे कनेक्ट हों, कोशिश कीजिएगा और अपने सिलेबस से अपडेट रहिएगा। राइट। और अपनी जो क्वेरीज होती हैं उनको अभी डाउट्स अपने जितने भी हैं, क्वेरीज जितने भी सारी अपने साथ साथ क्लियर करते रहिएगा और उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे तो भी हम लोग आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। अभी अपना कंटिन्यू रखिएगा। चलिए, तो अभी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आज आपका टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, दो टॉपिक आपने डिस्कस किए पावर शेयरिंग के चैप्टर के लिए। फर्स्ट आपने डिस्कस किया था एथनिक कंपोजिशन इनटू श्रीलंका इन द बेल्जियम। पहला जो आपका टॉपिक था वो था किस तरह से एथनिक कंपोजिशन है श्रीलंका के अंदर और बेल्जियम के अंदर। आज जो आप डिस्कस करने वाले वो हमारे पास थर्ड स्टेप है। सेकंड स्टेप आपने सेकंड पार्ट आपने कर लिया था जिसमें आपने डिस्कस किया था कि श्रीलंका के अंदर किस तरह से पावर शेयरिंग को किया गया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेल्जियम ने क्या स्टेप लिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, क्या उन्होंने मेजर्स किए या किस तरह की सरकार वहाँ पे बनी, क्या उन्होंने किया। तो उसको समझने के लिए पहले एक बार आपका फ्लैशबैक पे जाते हैं हम लोग और बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन एक बार उसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, पर याद कर लेते। कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ हमारे पास दो तरह की थी। आपकी डच स्पीकिंग थे, दूसरा हमारे पास फ्रेंच स्पीकिंग थे और तीसरा हमारे पास हिंदू और आपके मोमडन्स भी वहाँ पर थे, वो आपने इसमें पढ़ा था। अभी इसके अलावा दो तरह के रीजन वहाँ पर थे। वेलोनिया रीजन था आपका, राइट। ठीक है, तो वो रीजन आपने पढ़े हैं, राइट। तो अभी अगर हम डिस्कस करते हैं हमारे सामने, तो गवर्नमेंट जब वहाँ पर बनी तो वहाँ के लीडर्स ने क्या स्टेप लिए। सो फर्स्ट स्टेप इन बेल्जियम, बेल्जियम के अंदर क्या स्टेप लिए गए। सो बेल्जियम के लीडर थे, दे वर वेरी वाइज, बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। उन्होंने बहुत ही जल्दी अपनी डाइवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया। जब उन्होंने देखा कि भाई हमारी पावर है कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, सेंटर में फ्रेंच ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर हैं, पूरी इस कंट्री के अंदर जो मेजोरिटी में और डचेज हैं वो चाहते थे श्रीलंका की तरह अपनी सरकार बना सकते थे, मेजोरिटिज्म को अपना सकते थे। लेकिन मेजोरिटिज्म की जो गवर्नमेंट थी उसको अपनाने की बजाय उन्होंने अकोमोडेट किया अपनी डाइवर्सिटी को, जो उसने अपनी डाइवर्सिटीज को देखा। सो द लीडर रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटीज का मतलब होता है अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह के जो आपके पीपल रहते हैं उनको पहचान, अलग तरह के कल्चर्स हैं वहाँ पे, किस तरह के लोग वहाँ पे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और पहचानने के बाद अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, द अमेंडमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टाइम। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया, उसमें चार बार सुधार किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, ताकि जो प्रॉब्लम है एथनिक कंपोजिशन की उसको क्या किया जा सके, सोल्व किया जा सके। ठीक है। सो तो हमारे पास उन्होंने क्या किया, जो रूल्स हैं इसको हम लोग रूल्स को बनाया, रूल्स को चेंज किया। ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया ताकि वहाँ पे बड़े आराम से किया जा सके। सो उन्होंने 4 टाइम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट किया ताकि जो प्रॉब्लम है अकोमोडेशन की उनके कंट्री के अंदर उसको सोल्व किया जा सके, ताकि किसी भी लोगों को पावर मिलने से वंचित ना रखा जाए, सभी को इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, दे ऑल गेट द पावर एंड नो वन डू एनी काइंड्स ऑफ द कंप्लेंट। सो क्या सोल्यूशन किया गया, तो अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ द फ्रेंच स्पीकिंग, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। अब फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं हमारे पास, फ्रेंच स्पीकिंग। देखिए आपका मिनिस्टर्स के अंदर, और देखिए एक तो एमपी होता है हमारे पास, ठीक है, एक होता है हमारे पास मिनिस्टर। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन बोथ, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एमपी का मतलब होता है एनी पर्सन हु इज कंटेस्टिंग इलेक्शन और वो जीत गया, जीतने के बाद ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वहाँ पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मतलब नहीं कि यू विल बिकम द मिनिस्टर्स, का मतलब ये नहीं कि मिनिस्टर्स होते हैं एक्चुअली जिनको पोर्टफोलियो दिया जाता है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है द कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं आपके, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास पोर्टफोलियो होता है, जैसे हम लोग सड़क मंत्री बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोल देते हैं, आपका होम मिनिस्टर हम लोग बोल देते हैं। जिनके पोर्टफोलियो होते हैं, जो उनके पास पोर्टफोलियो होता है उनको मिनिस्टर बोला जाता है। अदरवाइज जिनको चुनकर हम लोग भेजते हैं वो सब क्या कहलाते हैं हमारे पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि एमपी और मिनिस्टर में फर्क है। तो यहाँ पे मिनिस्टर दिया गया है, जो मिनिस्टर्स हैं उनका जो रेशियो रहेगा
शुड बी इक्वल इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपनी पावर को डिवाइड किया और जहाँ पे डच स्पीकिंग मेजोरिटी के अंदर थे वहाँ पे फ्रेंच को इक्वल मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि वहाँ पे मिनिस्टर जो बनाए जाएंगे वो इक्वल इक्वल रहेंगे, यानी कि डचेस के रहेंगे और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के इक्वल इक्वल मिनिस्टर्स रहेंगे आपका। सो दैट सिंगल कम्युनिटी, और ये क्या क्यों किया गया, क्योंकि जो सिंगल कम्युनिटी है कैन नॉट डिसीजन किसी तरह के डिसीजन को अकेले ना ले सके, यानी कि यूनिलैटरली कोई डिसीजन ना ले सके, इसलिए उन्होंने इस तरह का किया। क्योंकि अगर मान लो कल को हमने एक कम्युनिटी को पावर दे दी, कम्युनिटी को पावर नहीं दी, तो अगर उनको अकेले डिसीजन लेने का राइट दे दिया जाए तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में वो डिसीजन अपने ही फेवर में करने लगे। यार ये तो ओब्वियसली बात है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर हम रहते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी को फेवर जरूर करते हैं, ऐसा हो सकता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पहले जो लीडर्स थे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड क्या किया गया, पावर वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दूसरी तरह की गवर्नमेंट बनी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से डिस्कस करेंगे आपका कि किस तरह से पावर को डिवाइड किया जाता है। फेडरलिज्म का जब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरह से की गई है या फेडरलिज्म क्या होता है। तो उन्होंने आपका दूसरा स्टेज बनाई गवर्नमेंट की, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई कि भाई जैसे अगर हम बात करें हमारे अपने लोकल एरिया में, मान लो हमारे लोकल एरिया की प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर के अंदर तो गवर्नमेंट है। एक अकेला आदमी अगर पूरे कंट्री के लिए रूल बनाए तो हो सकता है इतनी डाइवर्सिटीज में वो पॉसिबल है कि वो उसके अंदर फिट ना हो सके या वो रूल उन पर लागू ना हो सके। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर भी देखो 28 स्टेट्स हमारे पास हैं, राइट। तो इन स्टेट्स में होता क्या है, मान लो कि हम एक सेंटर के अंदर गवर्नमेंट रखें और सारे ही रूल उनको अपने यहाँ से बना के, हो सकता है कि हमारे यहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है, तो जो रूल हम बना रहे हैं हो सकता है वो रूल हमारे सेट ना होते हो। तो इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बनाया ताकि वो लोग देख सकें कि वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है वो देख सकें। इसलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाए। स्टेट गवर्नमेंट बनाने के बाद दिस वाज गिवन एंड दे वर गिवन द पावर। मतलब क्या हुआ कि वो जो गवर्नमेंट बनी वो सुबॉर्डिनेट गवर्नमेंट नहीं थी। मतलब क्या हुआ कि इसको सेंटर को किसी तरह का उनको आंसर करने की जरूरत नहीं होती थी। इन्हें भी तरह के डिसीजन थे, दे कैन टेक सेल्फ डिसीजन, यानी कि क्या हुआ था आपका फ्री फ्रॉम सेंटर, यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता था। अपने स्टेट के लिए जो भी रूल्स बनाने हैं, जो भी नियम बनाने हैं, वो कोई भी वर्क करना है, कोई नया रूल करना है, कोई अमेंडमेंट करना है, वो सारे अपने आप में ये खुद कर सकते थे बिकॉज दिस वाज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं था। तो आपका ये हमने सेकंड चीज आपने जानी कि पावर वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे आपने पढ़ा था। अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इस तरह से होगी आपका कि अलग अलग स्टेट्स बना देगी, उन स्टेट्स को क्या दे देगी, पावर दे देगी, और उनको इस तरह की पावर दी गई कि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं वो क्या कर सकें, आपके वो उठा सकें। इसके अलावा उन्होंने थर्ड टाइप का मेजरमेंट और किया, वो क्या था आपका थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाई। स्पेशली पहले हम ब्रुसेल की बात करते हैं। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल का अगर आप सिनेरियो देखें तो आपने पढ़ा ब्रुसेल के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग क्या थे आपके, वो मेजोरिटी के अंदर थे, और डच स्पीकिंग जो लोग थे वो क्या थे आपके माइनॉरिटी के अंदर थे। क्योंकि फ्रेंच के क्योंकि जो ब्रुसेल के अंदर जो गवर्नमेंट बनती थी वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते थे वो सारे किसके होते थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर भी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने कुछ अपना जो पार्ट था वो आपका डचेस लोगों को दिया। जैसे अपने कंट्री के अंदर अगर हम बात करें, कंट्री के अंदर क्या कर दिया गया, जो डच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने फ्रेंच लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन दे दिया, इक्वल मिनिस्ट्री दे दी। इसी तरह से आपकी जो ब्रुसेल थी, ब्रुसेल को भी इसी तरह से डिवाइड किया गया कि जो पावर थी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया फ्रेंच स्पीकिंग का और डच स्पीकिंग का इनटू द ब्रुसेल गवर्नमेंट में भी ये किया गया। एंड लास्ट वन वाज द थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म। अब जब गवर्नमेंट देखा कि हम सभी तरह गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी पूरी कंट्री के लिए, वहाँ पर भी दोनों लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दी गई, इक्वल मिनिस्ट्री दे दी गई। कैपिटल की जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व कर दिया गया बाय गिविंग द डचेस टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कैपिटल जो ब्रसेल थी उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको सोल्व करने के लिए
जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, राइट। अब बची हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी, यानी कि वहाँ पे दूसरी कम्युनिटीज भी, जैसे आपने पढ़ा मोमडन्स कम्युनिटीज थी, तो उनके प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। इसको क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का बनाने का रीजन क्या था, तो ये क्या चीजों को देखती थी, so was formed, this government has power regarding to the culture, educational एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, फ्रेंच के अलग लोग थे, डचेस के अलग लोग थे, मोमडन्स थे, दूसरी कम्युनिटीज के लोग थे, इनके अलग अलग कल्चर थे, उन कल्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट, किसी तरह का कोई ओवरलैपिंग ना हो, तो उस चीज़ को समझने के लिए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया, ताकि जो रेस्ट बचे हुए लोग उनको भी क्या किया जा सके, बेनिफिट दिया जा सके। इसके साथ साथ सभी जो डचेस थे, फ्रेंच, सभी लोगों ने मिलकर ब्रसेल को अपना हेडक्वार्टर बनाया, यानी कि सारे जो पॉलिटिकल अमेंडमेंट किए जाएंगे या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो बनेंगे वो सारे कहाँ थे, आपके ब्रसेल के अंदर बनाए गए थे। ये आपका डिसीजन लिया गया था, द हेडक्वार्टर वाज चोजन टू द ब्रसेल। ब्रसेल जो उनकी कैपिटल थी, उसको क्या बनाया गया, वहाँ का मेन आपका कह सकते हैं आपका वॉकिंग स्टेशन बनाया गया। तो इस तरह से देखिए किस तरह से बेल्जियम ने किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सभी तरह के जो उन्होंने अपनी डाइवर्सिटीज उनको पहचानने के बाद बड़े ही आराम से, बड़े ही बढ़िया तरीके से कह सकते हैं आपका एक बेल्जियम मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग से बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से बनाई गई, जो कैपिटल थी, जो प्रॉब्लम थी कैपिटल की, माइनॉरिटी और मेजोरिटी उसको सॉल्व किया गया। इसके अलावा कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम थी उनको भी वहाँ पर सॉल्व किया गया। तो इस तरह से ये बेल्जियम मॉडल बोला जाता है। इसमें अब क्वेश्चन क्या आ जाते हैं आपके, कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि what steps were taken by the Belgium to accommodate their डाइवर्सिटी, कि बेल्जियम ने कौन से स्टेप लिए अपनी डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करने के लिए, स्टेप टेकन, राइट। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन बन जाता है आपका, व्हाट बेल्जियम डिड टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी, या हाउ द बेल्जियम अकोमोडेट देयर डाइवर्सिटीज, कैसे उन्होंने अपनी डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट किया। ये हमारे पास क्वेश्चन, स्टेप क्या लेके, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है इस बेल्जियम की गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, तो आप मुझे गूगल क्लास में कमेंट कर सकते हैं। सो आपको आंसर दिए जाएंगे, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यू विल गेट योर ऑल काइंड्स ऑफ आंसर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू in the next video. Till then, have a great time. See you. Bye.